सभी साथियों का स्वागत है भारतीय विजन क्लासेस में। आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण जो टेस्ट सीरीज है उसे हम लेकर आ गए हैं। आज हम जेएसएससी पेपर 2 हिंदी का प्रैक्टिस सेट 1 लेकर आए हैं। आज हम जेएसएससी पेपर 2 हिंदी के सिलेबस पर आधारित पूरे 100 प्रश्नों का मैराथन एमसीक्यू देखेंगे। अन्य प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो याद रखिए आपके पूरे 100 प्रश्न हिंदी से हैं, पेपर 2 हिंदी से। तो पूरे 100 प्रश्नों का पूरे सिलेबस के आधार पर हम आज लेकर आए हैं। तो जितने भी विद्यार्थी हैं जो सीजीएल, सहायक आचार्य या झारखंड पुलिस, इसके अलावा अन्य जेएसएससी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, अगर आपका पेपर 2 हिंदी है तो आपके लिए यह क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। खासकर सहायक आचार्य की परीक्षा बहुत ही नज़दीक है। तो जितने भी विद्यार्थी हैं जो सहायक आचार्य की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं वे आज के प्रैक्टिस सेट को पूरा रटा मार ले, पूरा प्रैक्टिस सेट है, क्योंकि यहाँ से कम 50 प्रश्न आने निश्चित है। क्योंकि सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम लेकर आए जो प्रतियोगी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, खासकर जेएसएससी पेपर 2 के लिए। तो जितने भी विद्यार्थी हैं आज के इस प्रैक्टिस सेट 1 से जुड़ जाएंगे तो सभी साथी आज की प्रैक्टिस सेट शुरू करेंगे। जो भी विद्यार्थी नए हैं, भारतीय विजन क्लासेस से ज्वाइन किए हैं, तो वो विद्यार्थी भारतीय विजन क्लासेस से लगातार बने रहेंगे, क्योंकि यहाँ पर झारखंड, बिहार, इसके अलावा जितने भी प्रतियोगी परीक्षाएं हैं जो हिंदी से संबंधित हैं, तो हिंदी की जितने भी प्रतियोगी परीक्षाएं, जितने भी भारत के जितने भी स्टेट के हिंदी की प्रतियोगी परीक्षाएं हैं, सभी परीक्षाओं से संबंधित महत्वपूर्ण टॉपिक पर हम वीडियो क्लासेस लेकर आते हैं। या जो आज का क्लास आपको बता ही दिए, या जेएसएससी पेपर 2 हिंदी के लिए है। आज हम इस प्रैक्टिस सेट 1 में पूरे 100 प्रश्नों को देखेंगे। चलिए प्रारंभ करते हैं। पहला प्रश्न आपके पास है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल को क्या कहा? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल को क्या कहा? ऑप्शन है वीरगाथा काल, चारण काल, आदिकाल या प्रारंभिक काल। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने वीरगाथा काल को क्या कहा था? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल को वीरगाथा काल कहा था, वीरगाथा काल कहा था आदिकाल को। अब आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा, चारण काल किसने कहा, आदिकाल किसने कहा, प्रारंभिक काल किसने कहा? क्योंकि यहाँ से काल विभाजन से याद रखिएगा, प्रतियोगी परीक्षा में काल विभाजन से यानी आदिकाल के नामकरण को लेकर एक प्रश्न एकदम निश्चित ही आएगा, तो इसे आप याद कर लेंगे। खासकर रामचंद्र शुक्ल जी का सिलेबस में इनका हिंदी साहित्य का इतिहास लगा हुआ है, तो निश्चित है कि जो नामकरण आएगा उम्मीद याद रखें रामचंद्र शुक्ल जी का ही नामकरण पूछेगा। प्रश्न नंबर 2 है, झुनिया के पति की मृत्यु कहाँ पर हुई थी? अब ये झुनिया जो है गोदान की पात्र है। अब झुनिया की पति की मृत्यु कहाँ पर हुई थी? बेलारी में, मुंबई में, सेमरी में या लखनऊ में? आपको पता है झुनिया जो गोबर की प्रेमिका थी और फिर पत्नी भी बनती है, परंतु झुनिया इसके पहले विधवा थी। उसका पति कहाँ पर मरा था जो विधवा हो गई थी? तो उसका पति है वह मुंबई में मरा था। कहाँ पर झुनिया का पति की मृत्यु हुई थी? तो मुंबई में। प्रश्न नंबर 3 की ओर चलते हैं। तीसरा प्रश्न है, मेला आंचल उपन्यास में कौन सा पात्र गांधी जी का प्रतीक रूप है? कितना अच्छा प्रश्न है। मेला उपन्यास में कौन सा पात्र गांधी जी का प्रतीक रूप है? ऑप्शन है कालीचरण, महात्मा गांधी, नेहरू या इनमें से कोई नहीं। तो आपको पता होगा कि मेला आंचल उपन्यास में महात्मा गांधी, नेहरू एक प्रकार से गौण पात्र के रूप में थोड़ा बहुत जरूर आए हैं, परंतु यहाँ मुख्य पात्र को ही यहाँ ढूंढना है। आप कालीचरण, आप अगर मेला आंचल उपन्यास पढ़े होंगे तो आपको पता होगा मेला आंचल उपन्यास में 52 दास एक था, 3 फीट का 52 दास। तो 52 दास जो था वो गांधी जी का प्रतीक रूप था। ऑप्शन में नहीं है, तो आपका सही जवाब क्या होगा? इनमें से कोई नहीं। प्रश्न नंबर 4 की ओर चलते हैं। राग दरबारी उपन्यास का प्रकाशन वर्ष क्या है? अब बताइए, बहुत ही आसान सा सवाल है और आसान प्रश्न परीक्षा में आ जाते हैं जिस पर हम ध्यान नहीं देते हैं और परीक्षा में कन्फ्यूजन हो जाता है। तो राग दरबारी का प्रकाशन वर्ष हो जाएगा 1968 ईस्वी। प्रश्न नंबर 5 है, गोदान उपन्यास में कौन सा पात्र लिव इन रिलेशनशिप पर विश्वास रखता है? मालती, गोबर, धनिया या झुनिया? देखिए समय बहुत कम समय में हमको 100 प्रश्न देखने हैं। सभी प्रश्नों को एक एक करके पूरा व्याख्या करके चलेंगे तो बहुत ज़्यादा समय होगा। आप अगर तैयारी कर लिए हैं तो आपको पता है कौन सा इसका ऑप्शन होगा। तो लिव इन रिलेशनशिप, इस पर कौन विश्वास रखता है? तो यहाँ पर मालती ऑप्शन में है, तो मालती जो है लिव इन रिलेशनशिप पर विश्वास रखती थी। अगला प्रश्न, छंद के कुल कितने प्रकार होते हैं? छंद के कुल कितने प्रकार होते हैं? 2, 3, 4, 8। तो सही जवाब होगा 4। प्रश्न नंबर 7 है, इनमें से कौन मात्रिक छंद नहीं है? रोला, चौपाई, सवैया या छप्पई?
तो पता है सवैया जो है आपका क्या है, वार्णिक छंद है, बाकी सब मात्रिक छंद है। प्रश्न नंबर 8, गोदान उपन्यास का प्रकाशन वर्ष क्या है? 1954, 1965, 1968, 1936। देखिए 1954 मेला आंचल उपन्यास का जो आपका सिलेबस में लगा हुआ है, 1968 राग दरबारी उपन्यास का प्रकाशन वर्ष हो गया, और 1936 क्या है तो ये गोदान का उपन्यास का प्रकाशन वर्ष है। प्रश्न नंबर 9 की ओर चलते हैं। दोहा और रोला के मिलने से कौन सा छंद बनता है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और मुझे उम्मीद है यह प्रश्न निश्चित आने वाला है। छंद से यह प्रश्न है, दोहा छंद और रोला दोनों का छंद मिलने से कौन सा नया छंद बनता है? तो याद रखिएगा कुंडलिया छंद बनता है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 10, हिंदी में प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे प्राप्त हुआ? तो हिंदी में प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे प्राप्त हुआ? तो हिंदी में प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाले जो कवि हैं, लेखक हैं, तो सुमित्रा नंदन पंत को उनकी रचना चिदम्बरा के लिए यह पुरस्कार मिला था। अगला प्रश्न है, झारखंड की एकमात्र क्षेत्रीय भाषा जिसे राजभाषा की मान्यता प्राप्त है। यानी झारखंड की एकमात्र क्षेत्रीय भाषा, झारखंड की क्षेत्रीय भाषा बहुत सारे हैं परंतु एकमात्र क्षेत्रीय भाषा है जिसे राजभाषा की मान्यता प्राप्त है। मैथिली, संथाली, खोरठा या कुड़माली या कुरमाली। तो आपको पता है संथाली जो है एकमात्र भाषा है जिसको राजभाषा की मान्यता प्राप्त है। नेक्स्ट प्रश्न संथाली भाषा से संबंधित है। संथाली भाषा को राजभाषा की मान्यता कब मिली? यानी भारतीय संविधान में 8वीं अनुसूची में संथाली भाषा को राजभाषा की मान्यता कब मिली? 1967 में, 1971 में, 2003 में या 1992 में? तो इसका सही जवाब है 2003 में संथाली भाषा को राजभाषा की मान्यता मिली। अगला प्रश्न है, ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना कब हुई? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है जनसंचार से। तो 1936, 1941, 2003 या 1992? तो इसका सही जवाब क्या होगा? ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना कब हुई? तो इसका सही जवाब है 1936 ईस्वी। अगला प्रश्न है, आचार्य वामन के अनुसार काव्य के कितने प्रयोजन हैं? आचार्य वामन के अनुसार काव्य के कितने प्रयोजन हैं? यहाँ ऑप्शन दिए हुए ऑप्शन को देखिए। आचार्य वामन के अनुसार काव्य के कितने प्रयोजन हैं? ऑप्शन है 2, 3, 4 या 5। तो आचार्य वामन के अनुसार कितने प्रयोजन हैं? सही जवाब दीजिएगा। इसका सही जवाब है आचार्य वामन के अनुसार काव्य के कितने प्रयोजन हुए? तो आचार्य वामन के अनुसार काव्य के 2 प्रयोजन हुए। कितने प्रयोजन हुए? 2 प्रयोजन। आचार्य वामन के अनुसार काव्य के 2 प्रयोजन हैं। अब ये 2 प्रयोजन कौन कौन से हैं? तो आचार्य वामन ने काव्य के 2 प्रयोजन कृति और प्रीति को माने। कृति यानी वे उन्होंने कृति और प्रीति ये 2 काव्य प्रयोजन को उन्होंने माना। प्रश्न नंबर 15 है, वाक्य में प्रयुक्त शब्द को अर्थ को लोग यानी वाक्य में प्रयुक्त शब्द के अर्थ को लोग अपनी सुविधा अनुसार ग्रहण करते हैं, उसे कौन सा शब्द शक्ति कहा जाता है? यानी वाक्य में प्रयुक्त शब्द के अर्थ को लोग अपनी सुविधा अनुसार ग्रहण करते हैं, उसे कौन सा शब्द शक्ति कहा जाता है? बहुत ही महत्वपूर्ण यह प्रश्न है। अमिधा शब्द शक्ति, लक्षणा, व्यंजना या इनमें से कोई नहीं। अभिधा तो सीधा सीधी उसका जो है वही पता चल जाता है। मतलब अभिधा शब्द शक्ति को समझना क्या है, जो कुछ बोला गया अगर आपको अर्थ सीधा सीधी समझ में आ रहा है, यह स्कूल है, वह घर है, अगर इस सीधा सीधी समझ में आ रहा है। अभिधा शब्द शक्ति तो होगा ही नहीं। लक्षणा में उसके लक्षण दिखाए जाते हैं। व्यंजना में क्या होता है? तो ये ऐसा आता है कि लोग अपनी सुविधा अनुसार अलग अलग अर्थ लेते हैं। तो इसका सही जवाब होगा व्यंजना शब्द शक्ति। प्रश्न नंबर 16 है, इनमें से कौन सी रचना भारतेंदु हरिश्चंद्र की नहीं है? गीतिका, प्रेम फुलवारी, प्रेम माधुरी, रिपुनाष्टक। तो सही जवाब होगा गीतिका। गीतिका जो है वो भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना नहीं है। अब किनकी रचना आप हमें कमेंट बॉक्स में बताना। अगला प्रश्न है, भारतेंदु की इनमें से कौन सी रचना खड़ी बोली में रचित है? बहुत ही महत्वपूर्ण, याद रखिएगा। यह जो टॉपिक है प्रेम फुलवारी, प्रेम माधुरी, फूलों का गुच्छा या प्रेम मल्लिका, बहुत ही महत्वपूर्ण यह प्रश्न है। परीक्षा की दृष्टि से यह प्रश्न निश्चिंत आ रहा है। तो भारतेंदु की इनमें से कौन सी रचना खड़ी बोली में रचित है? क्योंकि भारतेंदु हरिश्चंद्र जी आपके काव्य विधि काव्य कुंज का जो निर्धारित कवि का जो दिया हुआ है सिलेबस में, उसमें भारतेंदु जी भी हैं और उनसे संबंधित यह प्रश्न कई बार प्रतियोगी परीक्षा में पूछ चुका है कि उनकी कौन सी रचना है जो खड़ी बोली में रचित है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा फूलों का गुच्छा। प्रश्न नंबर 17, मैथिली शरण गुप्त को उनकी किस रचना पर महात्मा गांधी ने राष्ट्र कवि कहा? देखिए मैथिली शरण गुप्त को राष्ट्र कवि कहा जाता है, ये प्रश्न यहाँ से बन गया।
राष्ट्र कवि किसे कहा जाता है, तो मैथिली शरण गुप्त को। आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा द्वितीय राष्ट्र कवि किनको कहा जाता है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो द्वितीय राष्ट्र कवि किनको कहा जाता है वो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अब इसका यहाँ पर प्रश्न है, महात्मा गांधी ने राष्ट्र कवि कहा था मैथिली शरण गुप्त को, अब किस रचना पर कहा था, तो इसका सही जवाब है भारत भारती पर। अगला प्रश्न है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, मुझे लगता है जितना भी प्रतियोगी परीक्षाएं होती हैं यह प्रश्न दिख ही जाता है। नारी तुम केवल श्रद्धा हो विश्वास रजत के नगपग तल में, पीयूष स्रोत सी बहा करो जीवन के सुंदर समतल में। नारी तुम केवल श्रद्धा हो विश्वास रजत के नगपग तल में, पीयूष स्रोत सी बहा करो जीवन के सुंदर समतल में। प्रस्तुत पंक्ति प्रसाद की किस रचना से, यानी जयशंकर प्रसाद की ये पंक्ति है, किस रचना से है, लहर, कमायनी, झरना या प्रेम पथिक। तो एक कमायनी से है, किससे है, तो कमायनी से। प्रश्न नंबर 20, प्रकृति का सुकुमार कवि किसे कहा जाता है। प्रकृति का सुकुमार कवि, आप प्रश्न आते आपके दिमाग में आ गया, सुमित्रा नंदन पंत। प्रश्न नंबर 21 है, रसवंती काव्य संग्रह के रचनाकार कौन है। रसवंती, तो रसवंती काव्य संग्रह के रचनाकार कौन है, तो दिनकर। देखिए आपके काव्य जो निर्धारित कवि उसमें दिनकर जी भी लगे, दिनकर जी का भी उसमें जीवन परिचय पढ़ना, उनका संपूर्ण रचना को पढ़ना है। तो रसवंती काव्य संग्रह के रचनाकार कौन हुए, तो दिनकर। प्रश्न नंबर 22, रामधारी सिंह दिनकर को उनकी किस रचना पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला, तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो संस्कृति के 4 अध्याय पर उनको क्या मिला, तो साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। अगला प्रश्न की ओर चलते, तार सप्तक कितने भागों में विभक्त है। तार सप्तक कितने भागों में विभक्त है, तो सबको पता है 4 भागों में विभक्त है। तार सप्तक 4 भागों में, तार सप्तक द्वितीय सप्तक, तृतीय सप्तक, चतुर्थ सप्तक, यानी 4 तार सप्तक जो है वो 4 भागों में है। और सभी तार सप्तक में कितने कवि हैं शामिल, तो 7 कवि हैं। तार सप्तक एक पत्रिका है जिसका प्रकाशन अगर कहा जाए तो प्रारंभ 1943 में इसका प्रारंभ है। 1943 पर तार सप्तक, 1951 द्वितीय सप्तक, 1959 तृतीय सप्तक और चतुर्थ सप्तक 1979। ये 4 भाग में है तार सप्तक। अगला प्रश्न है, अरे यायावर रहेगा याद। अरे यायावर रहेगा याद किस विधा की रचना है। आत्मकथा है, जीवनी है, कहानी है, यात्रा वृत्तांत है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार प्रतियोगी परीक्षा में यह पूछ चुका है। इसका सही जवाब है यात्रा वृत्तांत है। प्रश्न नंबर 25, संसद से सड़क तक काव्य संग्रह के रचनाकार कौन है। संसद से सड़क तक, संसद से सड़क तक काव्य संग्रह के रचनाकार कौन है, तो धूमिल है। संसद से सड़क तक ये धूमिल की रचना है। प्रश्न नंबर 26, प्रयोगवादी कवि किसी स्कूल के नहीं हैं, सभी राही हैं, राही नहीं राहों के अन्वेषी हैं। यह किनका कथन है, यह कथन जो है अज्ञे जी का है। उन्होंने प्रयोगवाद का परिवर्तन किया और प्रयोगवाद का परिवर्तन कर प्रयोगवादी कवि के बारे में कहे, प्रयोगवादी जो कवि है किसी स्कूल के नहीं हैं, सभी राही हैं, राही नहीं राहों के अन्वेषी हैं। ये अज्ञे जी का प्रयोगवादी कवियों के विषय में है। प्रश्न नंबर 27, नागार्जुन का मूल नाम क्या था। गोविंद, रसा, वेदनाथ मिश्र या यात्री। तो नागार्जुन का मूल नाम था वेदनाथ मिश्र। अगला प्रश्न है, सागर मुद्रा। सागर मुद्रा के रचनाकार कौन है। दिनकर, धूमिल, नागार्जुन, अज्ञेय। तो इसका सही जवाब है अज्ञेय। प्रश्न नंबर 29 है, मैथिल कोकिल किस रचनाकार को कहते हैं। किस रचनाकार को मैथिल कोकिल कहा जाता है, तो विद्यापति को कहा जाता है। बहुत ही प्रसिद्ध है। यहाँ यह जो प्रश्न है कई बार प्रतियोगी परीक्षा में आ चुका है। प्रश्न नंबर 30 की ओर चलते हैं, कबीरदास का जन्म कहाँ हुआ था। कबीरदास का जन्म कहाँ हुआ था, तो काशी में, मगहर में, उज्जैन में या प्रयाग में। तो कबीरदास का जन्म कहाँ हुआ था, तो कबीरदास का जो जन्म है वो काशी में हुआ था और मगहर में इनकी मृत्यु हुई थी। कबीरदास का जन्म काशी में और मृत्यु मगहर में। प्रश्न नंबर 31 है, वात्सल्य रस का सम्राट किसे कहा जाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण है यह भी प्रश्न, वात्सल्य रस का सम्राट किसे कहा जाता है। देखिए आप जेएसएससी पेपर 2 जो है आपका सहायक आचार्य की परीक्षा होने वाली है, तो याद रखिएगा ये नेट के जैसा उतना कठिन प्रश्न नहीं आएंगे। नेट के सिलेबस के आधारित नेट में जिस प्रकार प्रश्न आते हैं उस प्रकार के प्रश्न इसमें नहीं आने वाले। इसमें थोड़ा सा उससे थोड़ा इजी प्रश्न रहेंगे, लेकिन कभी कभी इजी प्रश्न भी आप गलत करके आते हैं। तो सभी प्रश्नों को देख लें। वात्सल्य रस का सम्राट किसे कहा गया है, क्योंकि इसमें सिलेबस के अकॉर्डिंग आपका जो प्रश्न है सिलेबस के अकॉर्डिंग आने वाला है। तो वात्सल्य रस का सम्राट किसे कहा जाता है, इसका सही जवाब है सूरदास को हम वात्सल्य रस का सम्राट कहते हैं। तुलसीदास का जन्म कब हुआ था। प्रश्न नंबर 32,
1632, 1532, 1398, 1478। तो तुलसीदास का जन्म है जो 1532 ईस्वी में हुआ था। अगला प्रश्न है, भक्ति काल का कौन सा कवि ब्रज तथा अवधी दोनों भाषाओं में काव्य रचनाएं की? तुलसीदास, सूरदास, यहाँ सूरदास होगा, सूरदास पढ़ेंगे, कबीरदास या जायसी यानी मलिक मोहम्मद जायसी। तो भक्ति काल का वह कौन सा कवि है जिन्होंने अपनी काव्य भाषा ब्रज और अवधी दोनों भाषाओं में काव्य रचनाएं की थी? इसका सही जवाब है तुलसीदास। क्या सही जवाब है? तुलसीदास। अब हम आपको ट्रिक भी दे रहे हैं, तुलसीदास की जितनी भी रचनाएं हैं कैसे पता करें कौन सी रचना ब्रज भाषा में, कौन सी रचना अवधी भाषा में है। याद रखिएगा उनकी जितनी भी रचनाएं, जिन रचनाओं में राम और मंगल या तो दोनों में कोई भी हो, राम मंगल अगर जिस रचना में जुड़ा हुआ है, लगा हुआ है, तो समझिए अवधी भाषा, और जिसमें ये दोनों में कोई भी नहीं है तो समझो कौन सी भाषा? ब्रज भाषा। बहुत आसान है ये। जैसे रामचरितमानस राम है तो इसकी भाषा अवधी है। क्या है? अवधी है। जानकी मंगल, देखिए मंगल लगा हुआ है तो अवधी है। तो जिसमें आपको मंगल या राम दिख जाएगा वो कौन सी रचना है? तो रचना जो है वो अवधी भाषा में है, और जिसमें राम मंगल लगा हुआ नहीं है वो सभी ब्रज भाषा में है। अगला प्रश्न, शिवराज भूषण किस प्रकार की रचना है? शिवराज भूषण जो है, भूषण की रचना किस प्रकार की रचना? प्रबंध काव्य है, मुक्तक काव्य है, अलंकार ग्रंथ है, या इनमें से कोई नहीं? तो शिवराज भूषण जो है वो क्या है? तो अलंकार ग्रंथ है। प्रश्न नंबर 35, आचार्य वामन के अनुसार काव्य के कितने प्रयोजन हैं? तो इसकी चर्चा हम कर चुके हैं, तो ये प्रश्न दोबारा हो गया है ना, ये प्रश्न दोबारा हो गया, तो सही जवाब है 2। अगला प्रश्न है, बिहारी लाल कृत बिहारी सतसई में कुल कितने दोहे हैं? देखिए कितना महत्वपूर्ण ये बिंदु है। बिहारी सतसई में कुल कितने दोहे हैं? तो 713 दोहे हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण है, कई बार ये प्रतियोगी परीक्षा में यहाँ से प्रश्न आ चुके हैं। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 37, सूरदास की भक्ति भावना किस प्रकार की थी? सूरदास की भक्ति भावना किस प्रकार की थी? दास्य भाव की, सख्य भाव की, माधुर्य भाव की, इनमें से सभी। तो सूरदास की भक्ति भावना जो थी वो सख्य भाव की थी। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 38, तुलसीकृत रामचरितमानस को लोक मंगल की साधना अवस्था किसने कहा? बहुत ही महत्वपूर्ण यह भी प्रश्न है। तुलसीकृत रामचरितमानस को लोक मंगल की साधना अवस्था किसने कहा? तो इसका सही जवाब होगा रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा है। याद रखिएगा, रामचंद्र शुक्ल जी से संबंधित जो भी प्रश्न है, जो भी कथन है, बहुत ही महत्वपूर्ण है प्रतियोगी परीक्षा की दृष्टि से। आपके जो JSSC पेपर 2 का जो परीक्षा होने वाली है, अभी वर्तमान में सहायक आचार्य की परीक्षा होने वाली है, तो यह बहुत ही महत्वपूर्ण यह प्रश्न आपके लिए होने वाला है। प्रश्न नंबर 39, च वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है? च वर्ग का, तो इसका सही जवाब है तालु। प्रश्न नंबर 40, पुस्तक कौन सा शब्द है? पुस्तक तत्सम, तद्भव, तत्सम, देशद, विदेशद। तो पुस्तक देशद विदेशद को तो हटा दीजिए, अब यहाँ तत्सम या तद्भव में होगा। तो पुस्तक, संस्कृत में भी पुस्तक को पुस्तक ही बोला जाता है, तत्सम। वैसे शब्द जो संस्कृत से सीधा सीधी डायरेक्ट आ गए हैं उसे क्या कहते हैं? तत्सम शब्द कहते हैं। प्रश्न नंबर 41, निम्नलिखित में अशुद्ध शब्द है, इसमें से अशुद्ध शब्द का चयन करना है। जो शब्द अशुद्ध है, एकत्र, नीरस, मंत्रिमंडल, योगीराज। तो इसमें से कौन सा शब्द अशुद्ध है? तो इसका सही जवाब है मंत्रिमंडल अशुद्ध है। मंत्रिमंडल जो है, इसीलिए मंत्रिमंडल जो है इसका शुद्ध ऐसे शुद्ध होगा मंत्रिमंडल, है ना। तो ये क्या है? ये अशुद्ध शब्द है, मंत्रिमंडल। प्रश्न नंबर 42, निम्नलिखित में इच्छा का पर्यायवाची शब्द नहीं है। इच्छा का इसमें एक ऐसा है 4 में जो पर्यायवाची शब्द उसका नहीं है। इच्छा का मतलब लिप्सा भी होता है, कामना भी होता है, अस्पृहा भी होता है, यातना नहीं होता है। यातना नहीं होता, इसका सही जवाब होगा यातना। अगला प्रश्न, सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं? सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं? 3, 4, 5, 6। तो सही जवाब है सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं? 6 प्रकार के होते हैं। अब ये 6 प्रकार आपको बताने की ज़रूरत नहीं, आप खुद पढ़ रहे हैं तो आपको पता होगा सर्वनाम कौन कौन 6 प्रकार के होते हैं। इनमें से कौन सा शब्द संज्ञा से बना हुआ विशेषण है? अब इसमें से कौन सा शब्द है जो संज्ञा से बना हुआ विशेषण है? विशेषण यहाँ देखना है जो संज्ञा से क्या है तो बना हुआ है। कृपा, जाति, नमक या कुलीन। तो इसका सही जवाब हो जाएगा कुलीन। कुल से बना हुआ है कुलीन, है ना। कुल से क्या बना हुआ है? कुलीन बना हुआ है, तो संज्ञा से बना हुआ विशेषण है। प्रश्न नंबर 45, प्रत्येक समास है। प्रत्येक कौन समास है ये पूछा गया है। प्रत्येक कौन सा समास है? द्वंद्व समास, द्विगु समास
अव्ययी भाव समास या कर्मधारय समास। तो आपको पता होगा कि जिस समास का प्रथम पद एक उपसर्ग रहता है, क्या रहता है, जिस समास का प्रथम पद एक उपसर्ग रहता है वो क्या होता है, अव्ययी भाव समास है। इसका पहचानने का ट्रिक है प्रति, है ना, यथा, परि, यानी उपसर्ग से बना हुआ शब्द, पहला शब्द उपसर्ग हो तो प्रत्येक, तो पर से बना है प्रत्येक, इसमें प्रति शब्द लगा हुआ, प्रति जोड़े क्या होता है, प्रत्येक होता है, तो प्रति जोड़े एक हो जाता है प्रत्येक, तो प्रति उपसर्ग है तो कौन समास हो जाएगा, अव्ययी भाव समास। प्रश्न नंबर 46, कवि का स्त्रीलिंग रूप क्या है। कवि का स्त्रीलिंग रूप क्या है, कवित्री, कवियानी, कवयित्री, इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा कवयित्री, इसका सही जवाब होगा। देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, यह परीक्षा में कई बार यह प्रश्न आ चुका है, याद रखिएगा। प्रश्न नंबर 47, समुच्चय का सही संधि विच्छेद क्या है। सम जोड़ उत जोड़ आय मिलकर क्या बनता है, समुच्चय। प्रश्न नंबर 48 की ओर चलते हैं। जितने भी विद्यार्थी हैं जो झारखंड की प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, और आपका परीक्षा अगर आप सहायक आचार्य की तैयारी कर रहे हैं तो आपका तो परीक्षा बहुत ही नज़दीक है। याद रखिएगा यहाँ से कम हम बोले 50 प्रश्न निश्चित आने वाले हैं, तो इसलिए आप सब रिवीजन कर लें। सूर्योदय का संधि विच्छेद क्या है। सूर्योदय का सही संधि विच्छेद यहाँ बताना है, सूर्यो जोड़ दय, सूर्य जोड़ उदय, सूर्य जोड़ उदय, या इनमें से कोई नहीं। तो सही जवाब होगा सूर्य जोड़ उदय। प्रश्न नंबर 49, व्याकरण जानने वाले, जो व्याकरण जानने वाला होता है उसके लिए एक वाक्य क्या होता है, यानी उसके लिए एक शब्द। तो व्याकरण जानने वाले के लिए एक शब्द क्या होता है, उसे वैयाकरण कहा जाता है। क्या कहता है, वैयाकरण। प्रश्न नंबर 50, गोदान उपन्यास में कुल कितने प्रकरण हैं, अर्थात कितने अध्याय हैं। तो सभी को पता है गोदान उपन्यास में कुल 36 अध्याय हैं। देखिए 36 अध्याय है, गोदान उपन्यास का प्रकाशन वर्ष भी 36 है, ये याद करने का ट्रिक है। अगला प्रश्न है, खन्ना की पत्नी का क्या नाम था। ये भी गोदान उपन्यास से ही यह भी प्रश्न है। गोदान में खन्ना है जो मिल का मालिक है, चीनी मिल का, तो उसकी पत्नी का क्या नाम था। तो उसकी पत्नी का नाम गोविंदी है ना, गोविंदी नाम था। प्रश्न नंबर 52, होरी की पुत्री सोना का विवाह किस गांव में तय हुआ था। झूसी गांव में, सोनारी, सेवरी या सेमरी। तो सही जवाब है होरी की पुत्री सोना का विवाह सोनारी गांव में तय हुआ था। प्रश्न नंबर 53, निम्न में से कौन सा कथन और उसका वक्ता सुमेलित नहीं है। निम्न में से कौन सा कथन और उसका वक्ता सुमेलित नहीं है। तो इसका सही जवाब आपको बताना है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा समाज व्यक्ति से ही बनता है। ये ओंकारनाथ, ये जो कथन है क्या है, सही नहीं है। प्रश्न नंबर 54, भारत दुर्दशा कितने अंकों का नाटक है। भारत दुर्दशा कितने अंकों का नाटक है। तो 6 अंकों का नाटक है। कितने अंकों का नाटक है, तो 6 अंकों का नाटक है। प्रश्न नंबर 55, भारत दुर्दशा नाटक का पंचम अंक का दृश्य क्या है। तो पंचम अंक का दृश्य है किताब खाना, और प्रथम अंक का दृश्य है वीथी, बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्रश्न नंबर 56, आधे अधूरे नाटक का प्रथम मंचन कहाँ हुआ था। तो आधे अधूरे नाटक का प्रथम मंचन जो है ओम सी पुरी के निर्देशन में दिल्ली में हुआ था। कहाँ हुआ था, दिल्ली में। प्रश्न नंबर 57 है, आधे अधूरे नाटक की नायिका कौन है। आधे अधूरे नाटक की नायिका कौन है, बिन्नी, सावित्री, किन्नी, राखी। तो आधे अधूरे नाटक की जो नायिका है वो कौन है, सावित्री है। प्रश्न नंबर 58, ध्रुव स्वामिनी नाटक से संबंधित कौन सा तथ्य सही नहीं है। पहला, नारी शोषण और अत्याचार से संबंधित है, बिल्कुल सही। इस नाटक में अनमेल विवाह की समस्या को चित्रित किया गया, ये भी सही है। ध्रुव स्वामिनी रामगुप्त की पत्नी, ये भी सही है। ध्रुव स्वामिनी रामगुप्त से बहुत प्रेम करती, ये सही नहीं है। रामगुप्त से वो प्रेम नहीं करती थी, वे चंद्रगुप्त से प्रेम करती थी। प्रश्न नंबर 59, राज चक्र सबको पीसता है, पीसने दो, हम निसहायों और दुर्बलों को पीसने दो। ध्रुव स्वामिनी नाटक में यह कथन किसका है। राज चक्र सबको पीसता है, पीसने दो, हम निसहायों और दुर्बलों को पीसने दो। ध्रुव स्वामिनी नाटक में यह कथन किसका है। यह कथन जो है ध्रुव स्वामिनी का ही कथन है। प्रश्न नंबर 60, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द वृद्धि संधि का उदाहरण नहीं है। सदैव है, यहाँ डबल हो जाएगा। परमोदार्य है,
गुरुपदेश और जलोद। देखिए इसमें भी बड़ी मात्रा, वृद्धि संधि का पहचानने का ट्रिक है, बीच में डबल मात्रा, डबल है, इसमें भी डबल है, इसमें भी डबल है, इसमें डबल मात्रा बीच में नहीं, तो इसका सही जवाब ये हो जाएगा, ये पहचानने का ट्रिक है। आदिकाल को वीर गाथा काल की संज्ञा किस आलोचक ने कहा? आदिकाल को वीर गाथा काल की संज्ञा किस आलोचक ने कहा? तो लगता है ये भी प्रश्न डबल हो गया है, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? रामचंद्र शुक्ल जी ने आदिकाल को वीर गाथा काल की संज्ञा दिए थे। तो दो प्रश्न देखें कि दो प्रश्न डबल हो गए हैं, परंतु याद रखें कहीं वही प्रश्न आ ना जाए, क्योंकि डबल होने के पीछे भी कुछ हो सकता है कि आपका लक्ष्य साथ देख वही प्रश्न आ जाए। अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास इस्तवार दला लिटरेच्यूर एंदोई हिंदुस्तानी किस भाषा में लिखा गया? अंग्रेजी भाषा, फ्रेंच भाषा, हिंदी भाषा या संस्कृत भाषा? तो हिंदी साहित्य का जो प्रथम इतिहास जो है, प्रथम इतिहासकार कौन है? गारसा द तासी, और उनकी ये इतिहास ग्रंथ है इस्तवार द ला लिटरेच्यूर एंदोई हिंदुस्तानी, तो फ्रेंच भाषा में लिखा गया। किस भाषा में? फ्रेंच भाषा। बहुत ही महत्वपूर्ण ये प्रश्न था। अगला प्रश्न, खुमान रासों के रचयिता कौन है? खुमान रासों के रचयिता कौन है? जगनीक, गणपति लाल, नरपति नाल या दलपति विजय? तो खुमान रासों के रचयिता कौन है? तो दलपति विजय हैं। अगला प्रश्न है, प्रत्येक देश का साहित्य जनता की चित्रवृत्ति का संचित प्रतिबिंब है। ये कथन है, बहुत ही महत्वपूर्ण कथन है, कई प्रतियोगी परीक्षा में यह कथन पूछ चुका है। प्रत्येक देश का साहित्य जनता की चित्रवृत्ति का संचित प्रतिबिंब है, यह कथन किस आलोचक की है? और बहुत ही प्रसिद्ध है यह। अब यहाँ ऑप्शन में दिया हुआ है जगनीक, गणपति लाल, नरपति नहाल, दलपति विजय। अब ऐसा है कि यहाँ ऑप्शन थोड़ा सा मिस टाइम हो गया है, इसमें ऑप्शन में रामचंद्र शुक्ल भी रहना चाहिए था, रामचंद्र शुक्ल जी। और ये कथन याद रखिएगा, रामचंद्र शुक्ल जी का यह कथन है। किनका कथन है? रामचंद्र शुक्ल जी का यह कथन है। प्रत्येक देश का साहित्य जनता की चित्रवृत्ति का संचित प्रतिबिंब है। यह जो पंक्ति, यह जो कथन है, ये किनका है? तो रामचंद्र शुक्ल जी का है। अब बहुत ही प्रसिद्ध यह पंक्ति है, कथन है, और मुझे लगता है जितना भी प्रतियोगी परीक्षा होता है रामचंद्र शुक्ल जी से संबंधित यह प्रश्न कई बार यह कथन पूछ चुका है प्रतियोगी परीक्षा में। यहाँ ऑप्शन थोड़ा सा मिस टाइम हो गया, इसमें रामचंद्र शुक्ल के भी रहना था, क्योंकि रामचंद्र शुक्ल जी का एक कथन है, इसे आप याद कर लीजिएगा। अगला है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जन्म कब हुआ था? आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जन्म कब हुआ था? तो इसका सही जवाब है 1884 ईस्वी। प्रश्न नंबर 66, रस मीमांसा किस प्रकार की कृति है? नाटक है, आलोचना है, कहानी है या निबंध है? ये भी रामचंद्र शुक्ल जी की रचना है, रस मीमांसा, याद रखिएगा, ये भी रामचंद्र शुक्ल जी की ही रचना है, रस मीमांसा, यह एक आलोचनात्मक ग्रंथ है। प्रश्न नंबर 67, निम्न में से असत्य कथन कौन सा है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल का इतिहास ग्रंथ 1929 ईस्वी में प्रकाशित है, बिल्कुल सही है। हिंदी साहित्य का आदिकाल डॉक्टर नगेंद्र की रचना है। शिव सिंह सरोज लगभग 1000 कवियों का वीरन, ये भी सही है। गारसा द तासी हिंदी साहित्य के प्रथम लेखक, ये भी सही है। अब देखिए, हिंदी साहित्य का आदिकाल डॉक्टर नगेंद्र की रचना, ये गलत है। हिंदी साहित्य का आदिकाल जो है वो हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है। प्रश्न नंबर 68, कविता कौमुदी के संपादक कौन है? कविता कौमुदी के संपादक कौन है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा राम नरेश त्रिपाठी जो है वो कविता कौमुदी के संपादक हैं। प्रश्न नंबर 69, पृथ्वीराज रासो हिंदी साहित्य के किस काल में लिखा गया? यानी पृथ्वीराज रासो जो हिंदी साहित्य का प्रथम महाकाव्य जिसे माना जाता है, यह किस काल की रचना है? यह रचना जो है वो आधुनिक काल की रचना है। किस काल की रचना है? यह आधुनिक काल की रचना, आदिकाल की रचना है, माफ़ कीजिएगा, आदिकाल होगा। यह जो रचना है पृथ्वीराज रासो वो आदिकाल की रचना है। थोड़ा सा बोलने में आगे पीछे हो गया, हम आदिकाल ही बोलना चाह रहे थे, आधुनिक काल बोला गया। यह रचना जो है वो आदिकाल की रचना है। और किनकी रचना सबको पता है? पृथ्वीराज रासो चंदबर दाई की रचना है, और पृथ्वीराज रासो को हिंदी का प्रथम महाकाव्य और चंदबर दाई को हिंदी का प्रथम महाकवि माना जाता है। किसके अनुसार? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के अनुसार। प्रश्न नंबर 70, खड़ी बोली का प्रथम कवि किसे माना गया है? खड़ी बोली का प्रथम कवि किसे माना गया है? बहुत ही महत्वपूर्ण ये प्रश्न है, और बहुत ही मुझे लगता है पढ़ने वाले विद्यार्थियों के लिए बहुत ही आसान हो जाएगा, अमीर खुसरो। प्रश्न नंबर 71, मौज बहार की एक घड़ी एक लंबे दुखपूर्ण जीवन से अच्छी है। मौज बहार की एक घड़ी एक लंबे दुखपूर्ण जीवन से अच्छी है, यह कथन किस कहानी से लिया गया है? परिंदे कहानी से, दिल्ली में एक मौत कहानी से, वापसी या मधुआ? आप बताएंगे, अगर आप कहानी पढ़ लिए होंगे तो बताएंगे। जिनको भी जेएसएससी पेपर 2 का संपूर्ण सिलेबस का PDF नोट्स चाहिए, संपूर्ण सिलेबस
पूरा मेरे पास पूरा हस्तलिखित नोट्स है संपूर्ण सिलेबस का। जिसे भी पीडीएफ नोट्स चाहिए आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। कांटेक्ट करने के लिए आप हमारे वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जहां पर हमारा टेलीग्राम का लिंक है, चैनल का टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, साथ ही साथ मेरा नंबर भी दिया हुआ है। आप जैसे भी हमसे कांटेक्ट करके जेएसएससी पेपर 2 हिंदी का अगर आपको नोट्स चाहिए, पूरा सिलेबस का नोट्स उपलब्ध है मेरे पास। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? मौज बहार की एक घड़ी एक लंबे दुखपूर्ण जीवन से अच्छी है। यह कथन किस कहानी से लिया गया है? यह कथन मधुआ कहानी से लिया गया है। मधुआ कहानी में शराबी का यह कथन है। कौन कहता है? शराबी कहता है मौज बहार की एक घड़ी एक लंबे दुखपूर्ण जीवन से अच्छी है। यह शराबी का कथन है। प्रश्न नंबर 72, गरीबों का दर्द कौन समझता है? हम तो मर भी जाते हैं तो कोई द्वार पर झांकने नहीं आता। किस पाठ से इसको लिया गया है? मेला अचल, गोदान, ठाकुर का कुआं या पुष्प की रात? बहुत ही आसान है और मुझे लग रहा है ये प्रश्न एकदम आ ही रहा है, तो सही जवाब हो जाएगा ठाकुर का कुआं। राग दरबारी उपन्यास में बेला किससे प्रेम करती है? याद रखिएगा, राग दरबारी उपन्यास में बेला जो है यहाँ किससे होगा, माफ़ कीजिएगा थोड़ा सा मिस्टेक हो गया यहाँ लिखने में। तो बेला किससे प्रेम करती है? रंगनाथ से, रूपन बाबू से, बद्री पहलवान से, प्रिंसिपल से? तो सही जवाब होगा वो रूपन बाबू से प्रेम करती है। प्रश्न नंबर 74, राग दरबारी उपन्यास में कुल कितने अध्याय हैं? तो राग दरबारी उपन्यास में कुल अध्यायों की संख्या कितनी है? 35। जो पूरा उपन्यास पढ़े उनको पता होगा राग दरबारी में कुल 35 अध्याय हैं। अगला प्रश्न है, छंगामल विद्यालय इंटर कॉलेज में साइंस का मास्टर कौन था? यानी छंगामल विद्यालय इंटर कॉलेज जो राग दरबारी उपन्यास का एक प्रकार से केंद्र प्रकार से कह सकते हैं, यहाँ साइंस का मास्टर कौन था? प्रिंसिपल था, रंगनाथ था, खन्ना था या मोतीराम? तो साइंस का मास्टर कौन था? तो मोतीराम था। अगला प्रश्न, डॉक्टर प्रशांत को माटी का महादेव कौन कहती है? डॉक्टर प्रशांत को माटी का महादेव कौन कहती है? लक्ष्मी, फुलिया, ममता या कमली? तो कमली ही डॉक्टर प्रशांत को क्या कहती है? उसकी प्रेमिका है, माटी का महादेव कहती है। प्रश्न नंबर 77, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार बिसलदेव रासो किस प्रकार का काव्य है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार बिसलदेव रासो किस प्रकार का काव्य है? तो बिसलदेव रासो जो है वो एक श्रृंगारिक काव्य है। क्या है? श्रृंगारिक काव्य है। प्रश्न नंबर 78, इनमें से कौन सी रचना देश भाषा काव्य के अंतर्गत नहीं आती? इनमें से कौन सी रचना है? ये रामचंद्र शुक्ल जी का हिंदी साहित्य के इतिहास से इस प्रश्न को उठाया गया है। इनमें से कौन सी रचना है जो देश भाषा काव्य के अंतर्गत नहीं आती? ऑप्शन है परमाल रासो, पृथ्वीराज रासो, विजयपाल रासो या जयमयंक जस चंद्रिका? तो कौन जो है देश भाषा काव्य के अंतर्गत नहीं आती? तो सही जवाब है विजयपाल रासो। प्रश्न नंबर 79, हिंदी साहित्य में इतिहास में यानी हिंदी साहित्य के इतिहास में होगा 17वीं सदी से 19वीं सदी 17वीं सदी से 19वीं सदी तक के कालखंड को क्या कहा जाता है? यानी हिंदी साहित्य के इतिहास में 17वीं सदी से लेकर 19वीं सदी तक के कालखंड को क्या कहते हैं? उत्तर मध्यकाल, पूर्व मध्यकाल, आदिकाल या आधुनिक काल? यानी क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं उत्तर मध्यकाल, यानी रीतिकाल कहते हैं। पूर्व मध्यकाल को भक्तिकाल कहा गया है, उत्तर मध्यकाल को रीतिकाल कहा गया है। प्रश्न नंबर 80, आधुनिक काल के किस काव्य धारा को जागरण सुधार काल के नाम से जाना जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा द्विवेदी। अगला प्रश्न है, आधुनिक काल में भ्रमर गीत परंपरा के लेखक कौन है? आधुनिक काल में भ्रमर गीत परंपरा के लेखक कौन है? सूरदास, वासुदेव शरण अग्रवाल, विद्यानिवास मिश्र, जगन्नाथ दास रत्नाकर? भ्रमर गीत परंपरा के आधुनिक काल में, याद रखिएगा यहाँ आधुनिक काल दे दिया है, तो आधुनिक काल में भ्रमर गीत का परंपरा के जो लेखक है वो जगन्नाथ दास रत्नाकर है। बहुत ही महत्वपूर्ण यह भी प्रश्न है। प्रश्न नंबर 83, अब इतिवृत्तात्मकता और आदर्शवाद के विरोध में किस वाद का उदय हुआ? कितना महत्वपूर्ण प्रश्न है। इतिवृत्तात्मकता और आदर्शवाद के विरुद्ध में किस वाद का उदय हुआ? तो सही जवाब है छायावाद का उदय हुआ। प्रश्न नंबर 84, नकेनवाद के प्रवर्तक कौन है? नकेनवाद के प्रवर्तक कौन है? तो नलिन विलोचन शर्मा है। अगला प्रश्न, चक्रव्यूह आमने सामने कोई दूसरा नहीं काव्यों के रचनाकार कौन है? चक्रव्यूह आमने सामने या कोई दूसरा नहीं, इन सभी काव्यों के रचनाकार कौन है? इन सभी काव्यों के रचनाकार कौन है? यहाँ ऑप्शन दिया हुआ है, एक एक ऑप्शन को हम देखेंगे। तो ऑप्शन है भवानी प्रसाद मिश्र, शमशेर बहादुर सिंह,
दुष्यंत कुमार, कुंवर नारायण सिंह। तो चक्रव्यूह, आमने सामने या कोई दूसरा नहीं, इनके रचनाकार कौन है? तो सही जवाब हो जाएगा कुंवर नारायण सिंह। अगला प्रश्न, अतीत का चलचित्र संस्मरण के रचनाकार कौन है? तो अतीत का चलचित्र संस्मरण के रचनाकार महादेवी वर्मा है। प्रश्न नंबर 87, उत्सव पुरुष जीवनी किसकी है? यानी ये उत्सव पुरुष एक जीवनी है और यह जीवनी किसकी है ये पूछा गया है। तो सही जवाब है नरेश मेहता की जीवनी है और यह जीवनी इनकी पत्नी द्वारा इस जीवनी को लिखा गया है, उत्सव पुरुष। 88, सीता गीत गाती है पंक्ति में कौन सी क्रिया है? सीता गीत गाती है। तो सकर्मक अकर्मक का हम आपको पहचान बता दे रहे हैं। अगर आपको फिर भी नहीं समझ में आवे तो हमारा प्ले लिस्ट में क्रिया पर वीडियो अपलोडेड है। तो सकर्मक क्रिया के साथ प्रश्न करना, गाती है। अब प्रश्न कीजिए क्या गाती है? गीत गाती है। अगर उत्तर मिल रहा है सीता गीत गाती है, प्रश्न कीजिए सीता क्या गाती है? सीता किसे गाती है? सीता किसको गाती है? तो सीता क्या गाती है? गीत गाती है। जवाब यहाँ मिल रहा है ना वाक्य में। सीता किसे गाती है? तो गीत को गाती है। सीता किसको गाती है? तो गीत को गाती है। तो जवाब मिल रहा है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा सकर्मक क्रिया है। कमर कसना मुहावरे का अर्थ क्या है? कमर कसना, कमर में बेल्ट लगाना, कमर को मजबूत करना, तैयार होना या युद्ध करना। तो सही जवाब होगा कमर कसना मतलब तैयार होना। प्रश्न नंबर 90, रामायण कौन सी संज्ञा? रामायण व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, समूहवाचक, द्रव्यवाचक। द्रव्यवाचक और समूहवाचक तो ये बिल्कुल नहीं होगा। अब जातिवाचक और व्यक्तिवाचक, तो जो चीज़ खास है, जो नाम खास है वह व्यक्तिवाचक होता है। तो सही जवाब हो जाएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा। अगला प्रश्न है, मेरे पास कुछ कलमें हैं। मेरे पास कुछ कलमें हैं। अब यहाँ कुछ कौन सा विशेषण है? परिमाणवाचक विशेषण, निश्चित संख्यावाची विशेषण, अनिश्चित संख्यावाची विशेषण या गुणवाचक विशेषण। अब इसमें विशेष्य को पहले देखते हैं। कलम गिनाता है कि नहीं? बिल्कुल गिनाता है। अब कलम गिनाता है तो यहाँ पता नहीं चल रहा कितने कलमें, कुछ के बारे में पता किया गया है, यानी क्लियर नहीं हो पा रहा है 4 कलमें हैं 5 कलमें हैं। तो यहाँ अनिश्चित है लेकिन संख्यावाची विशेषण है। प्रश्न नंबर 92, रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी का एडिशन किसे कहा? प्रताप नारायण मिश्र को, रामविलास शर्मा को, नरेश मेहता को या बालकृष्ण भट्ट को? तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो रामचंद्र शुक्ल जी ने याद रखिएगा हिंदी का एडिशन प्रताप नारायण मिश्र को कहा और हिंदी का जो स्टील है वो बालकृष्ण भट्ट को कहा। प्रश्न नंबर 93, देवघर विद्यापीठ जो झारखंड से संबंधित है इसकी स्थापना कब हुई? तो याद रखिएगा 1929 ईस्वी में देवघर विद्यापीठ की स्थापना हुई थी। प्रश्न नंबर 94, रामचंद्र शुक्ल ने आधुनिक गद्य साहित्य परंपरा का प्रवर्तन कर प्रथम उत्थान की समय सीमा निर्धारित की है। संवत 1925 से 1950, संवत 1900 से 1925, संवत 1950 से 1975। तो सही जवाब हो जाएगा प्रथम उत्थान था उनका संवत 1925 से 1950। प्रश्न नंबर 95, हिंदी साहित्य के इतिहास काल का विभाजन करते हुए किस विद्वान ने दोहरा नामकरण की पद्धति अपनाई? अर्थात इसको समझिएगा, इसमें कहा गया है कि वह कौन सा विद्वान है जिसने हिंदी साहित्य का काल विभाजन करते हुए विभिन्न कालखंडों में उनका नामकरण किया और दोहरा नामकरण यानी 2-2 नाम दिए, एक कालखंड को 2-2 नामकरण किए हैं। इसका सही जवाब हो जाएगा रामचंद्र शुक्ल जी। अगला प्रश्न है 96, रामचंद्र शुक्ल ने आधुनिक गद्य साहित्य परंपरा का प्रवर्तन करते हुए द्वितीय उत्थान यानी द्वितीय उत्थान की समय सीमा निर्धारित की है। उन्होंने आधुनिक काल के गद्य साहित्य को 3 उत्थानों बांटा, प्रथम उत्थान, द्वितीय उत्थान और तृतीय उत्थान। तो तृतीय उत्थान यहाँ पर द्वितीय उत्थान पूछा गया ना, तो द्वितीय उत्थान की समय सीमा निर्धारित किए हैं। तो 1925 से 1950 प्रथम उत्थान और 1950 से 1975 ये हो जाएगा द्वितीय उत्थान और 1975 से आगे क्या हो जाएगा? तृतीय उत्थान। बहुत ही महत्वपूर्ण है ये। प्रश्न नंबर 97, हिंदी का प्रथम समाचार पत्र उदंत मार्तंड। हिंदी का प्रथम समाचार पत्र कौन है? देखिए यहाँ एक प्रश्न बन गया। हिंदी का प्रथम समाचार पत्र उदंत मार्तंड है। अब इसका प्रकाशन कहाँ से हुआ था? कोलकाता से, कानपुर से, प्रयाग से, पटना से? इसका प्रकाशन जो है वो कोलकाता से हुआ था। हाँ, इसके संपादक जो थे वे कहाँ के रहने वाले थे? पंडित जुगल किशोर। वे कानपुर के रहने वाले थे, परंतु इसका प्रकाशन कहाँ से हुआ था? तो कोलकाता से हुआ था।
प्रश्न नंबर 98, रामकृष्ण मिशन के संस्थापक कौन है? तो रामकृष्ण मिशन के संस्थापक कौन है? तो स्वामी विवेकानंद जी हैं। प्रश्न नंबर 99, इनमें से कौन सा राज्य क क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता? क क्षेत्र। अब क क्षेत्र का हम आपको ट्रिक भी दिए हैं, अगर आप इसका वीडियो नहीं देखेंगे, राजभाषा जो नियम है 1976 आप पढ़ लेंगे। अब बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको हम बताए हैं, उसमें हम क क्षेत्र के अंतर्गत कौन कौन से राज्य आते हैं, ख क्षेत्र के अंतर्गत कौन कौन से राज्य आते हैं और ग क्षेत्र के अंतर्गत कौन कौन से राज्य आते हैं। उन राजभाषा पर आधारित क्षेत्रों को बांटा गया है और किस राज्य की राजभाषा क्या है वो भी हम आपको बताएं, वो भी ट्रिक के माध्यम से। तो क क्षेत्र का ट्रिक दिए थे, उमराज को बिहा दिए। उ से म से मध्य प्रदेश आ गया, उमराज राज को बिहा, तो बी से बिहार आ गया, उमराज को बिहा दी। अब झारखंड देखिए यहाँ पर कौन कौन सा आ जाएगा, तो देखिए इसका ट्रिक हम आपको फिर से बता दे रहे हैं। उमराज को बिहा दी, झारखंड में पिहा दी, ये हम ट्रिक दिए क क्षेत्र का। उ से उत्तर प्रदेश, उ से उत्तरांचल भी होता है, म से मध्य प्रदेश, देखिए आपका मध्य प्रदेश आ गया, ये तो क क्षेत्र के अंतर्गत आ जाएगा। उमराज, रा से राजस्थान, ज से उमराज, राज से राजस्थान ही है, उमराज। बी से बिहार भी आ गया, बिहा, ह से हरियाणा आ गया। तो असम जो है वो क क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता। कितना आसान ट्रिक है, इस ट्रिक से आप आराम से क ख ग क्षेत्र के सभी पहचान लेंगे। अब आज का अंतिम प्रश्न, आगरा, मथुरा, अलीगढ़, बरेली इत्यादि क्षेत्रों की मुख्य बोली क्या है? खड़ी बोली, बुंदेली, ब्रजभाषा या अवधी भाषा? आगरा मथुरा जहां आपको दिखेगा एकदम आप सोच लीजिए कि आगरा मथुरा, कृष्ण जी का मथुरा में रहा करते थे ना, ब्रज में रहा करते थे, ब्रज भाषा इसका सही जवाब हो जाएगा। आज हम पूरे 100 प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट 1 लेकर आए। मुझे उम्मीद है कि यहाँ से कम 50 प्रश्न आपके प्रतियोगी परीक्षा में आने वाले हैं। तो जितने भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं जेएसएससी की, तो ये पूरे 100 प्रश्नों का रिवीजन 1 बार 2 बार 3 बार आप रिवीजन कर लेंगे, क्योंकि परीक्षा में बैठने से पहले आपको मालूम हो जाएगा किस प्रकार प्रश्न प्रतियोगी परीक्षा में आने वाले हैं। अब वीडियो के अंत में फिर से एक बार बता रहा हूँ कि जो भी विद्यार्थी जेएसएससी पेपर 2 हिंदी का संपूर्ण सिलेबस का हस्तलिखित नोट्स चाहते हैं तो भारतीय विजन क्लासेस पर उपलब्ध है। उसके लिए आपको हमसे कांटेक्ट करना होगा। कांटेक्ट करने के लिए हमारा टेलीग्राम का ग्रुप का भी लिंक दिया हुआ है और साथ ही साथ हमारा मोबाइल नंबर भी दिया हुआ है। और जो भी नए साथी जो अभी वर्तमान में भारतीय विजन क्लासेस से जुड़े हुए हैं, अगर आप भारतीय विजन क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को भी क्लिक कर दें, क्योंकि यह जो भारतीय विजन क्लासेस है हिंदी का समर्पित या ऑनलाइन क्लास के लिए बनाया गया है। तो जितने भी विद्यार्थी हैं जो अभी तक भारतीय विजन क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को भी क्लिक कर दें, क्योंकि यहाँ खासकर झारखंड बिहार के विद्यार्थियों के लिए बहुत ही स्पेशल है। साथ ही साथ यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों के लिए भी यह जो चैनल है बहुत ही स्पेशल है, क्योंकि यहाँ बेहतरीन तरीके से आपको तैयारी कराई जाती है। जब आप परीक्षा में बैठते हैं तो लगभग सारे प्रश्न हम आपको बताते हैं, लगभग सभी प्रश्न परीक्षा में आ ही जाते हैं। तो जितने भी साथी हैं जो अभी तक भारतीय विजन क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे, सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को भी क्लिक कर देना। तब तक के लिए सभी को धन्यवाद। पुनः मैं प्रैक्टिस सेट 2 लेकर आऊँगा।